तो आज हमारी चर्चा का विषय है क्लास 10 का जियोग्राफी का एक चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम बांध के बारे में और इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। यानी कि परंपरागत तरीके के जो बांध थे उनका काम क्या होता था कि वर्षा जल को इकट्ठा करना और उसको खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं अपितु अनेक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। मसलन उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल की आपूर्ति, बाढ़ को नियंत्रित करना, मनोरंजन, आंतरिक नौसंचालन, मछली पालन आदि के लिए। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार से महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित हुई है। यानी कि पंडित जी का मानना था कि बांध जो है उनको अगर आधुनिक मंदिर कहा जाएगा भारत के लिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसके बाद में पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े कई बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध का सामना किए हैं। तो क्यों इसका विरोध हुआ है? विरोध के कई सारे पर्यावरणीय कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि बड़े बड़े बांध बनते हैं, भूकंप आने की समस्या रहती है, जल भराव से जल जनित बीमारियों के होने की समस्या हो जाती है, जैसे मच्छर वगैरह से पनपने वाली बीमारियों के कारण बन जाते हैं। और साथ साथ में जब कहीं पे बांध बनाया जाता है तो एक बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ता है। प्लस में आसपास के क्षेत्र में बांध से होने वाले, जैसे कभी बांध के कारण उनको जीवन का खतरा बना रहता है, जैसे कि कई सारे ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका विरोध किया जाता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण यानी कि उनका जो बहाव है वो रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ये सारे कारण से जीवाश्म की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। यानी कि ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमने चर्चा की कि बांध के बनाए जाने के कई सारे नकारात्मक परिणाम होते हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिक आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ जो है कई बार बाढ़ को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि इसके एक प्रारूप हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। यानी कि बाढ़ से न सिर्फ
जनधन की हानि होती है, बल्कि इससे मृदा का अपरदन भी होता है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यानी कि जो नदी का तलछट होता है इसको प्राकृतिक उर्वरक माना जाता है, और जो जलाशय में जमा हो जाता है तो खेतों तक ना पहुंचने से उसकी आपूर्ति बाधित हो जाती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां, प्रदूषण फैलते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गांवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे राजस्थान के सामरिक महत्व के रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर और जालौर के 2,46,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी, तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार कीजिए। यहाँ पर इस नक्शे में आप भारत में मुख्य नदियों और उन पर बने बांधों की रूपरेखा दिखाई गई है। कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से बांध उन पे दिखाए गए हैं। आपके लिए एक होमवर्क है कि भारत का नक्शा लीजिए और उस पर भारत में बनाए गए कई सारे जो महत्वपूर्ण बांध हैं उनको चित्रित कीजिए। ये चित्र आप देखिए, ऐसा एक नक्शा लाइए और भारत में बांधों को प्रैक्टिस कीजिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि खादीन और जोहड़ कहाँ संबंधित है? राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। यानी कि टांका क्या है? हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए जो भूमिगत टैंक होता है उसको टांका कहते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वह घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर
इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित कर लिया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता था, यानी कि टांका में जो पानी इकट्ठा होता था उसको अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, यानी कि वर्षा जल को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती थी। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी उपलब्ध है, क्योंकि उन्हें जल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। आगे है, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाया हुआ है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किया जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र में देखिए। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। एक रोचक तथ्य यहाँ पे दिखाया गया है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। यह शहर पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। बांस ड्रिप सिंचाई क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के नीचे स्थानों तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो कई चित्रों में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। चित्र 2 और 3 का अगर वर्णन करें तो बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र 4 की अगर बात करें, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है, यानी कि अगर सड़क पार करानी है तो उनको ऊंचाई से ले जाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। चित्र 5 और 6 की अगर बात करें तो संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। भराई के साथ संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 50,000 लीटर 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल संग्रहित है और एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु की यहाँ पे एक बात बताई गई है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये रहा आपका चैप्टर 3 जल संसाधन के बारे में। हमने इसका दूसरा भाग भी कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।